हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि सब्जेक्टिव होगा। और सब्जेक्टिव जब इतिहास को पढ़ा देंगे तो ऑब्जेक्टिव को भी लेकर आएंगे, जिससे कि आप जांच के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न मेरा है हिस्ट्री है। इतिहास जो है, इतिहास को जानकारी के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है दोस्तों? तो पहला है प्रागैतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसे हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। आप लोग जान सकते हैं। चलिए, कौन सा इतिहास कब से शुरू हुआ उसको हम देखते हैं दोस्तों। प्री हिस्टोरिकल पीरियड जो है वो मानव की उत्पत्ति से लेकर के 3000 ईस्वी तक को प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कब से कब तक है दोस्तों? तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो है 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक है। वही बात करें हिस्टोरिकल पीरियड की, इतिहास की, तो वह है 600 ईस्वी से आगे की जो भी इतिहास है उसे हिस्टोरिकल पीरियड में रखा गया है। जानकारी के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है मानव की उत्पत्ति से लेकर के 3000 ईस्वी पूर्व तक को माना जाता है। वही बात करें कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वह 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, और हिस्टोरिकल पीरियड जो है वह 600 ईस्वी से आगे को 600 ईस्वी पूर्व से आगे की को बताया गया है। वही बात करें दोस्तों, प्री हिस्टोरिक पीरियड में पुरातात्विक साक्ष्य का अध्ययन जो किया जाता है वह केवल स्रोत से किया जाता है। किससे किया जाता है दोस्तों? केवल स्रोत से किया जाता है। इसमें कोई लिखित नहीं है। वही बात करें दोस्तों, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में उसमें साक्ष्य भी है और लिखित भी है, किंतु जो लिखित जो है उसे पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वह अपठनीय है, जिसको अभी पढ़ा नहीं गया है। और हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें तो वह पुरातात्विक भी है और साहित्यिक भी है, यानी लिखित भी है, पुरातात्विक भी है, जिसे पढ़ा भी जा सका है। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला टॉपिक का। तो अगला है इतिहास। दोस्तों अब जानते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर को। इतिहास क्या है? इतिहास किसी भी व्यक्ति, समाज या देश से संबंधित महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाएं क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है दोस्तों, याद रखिएगा। किसी भी व्यक्ति, समाज या देश की से संबंधित महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाएं जो है वो क्या कहलाती है दोस्तों? इतिहास कहलाती है। आप लोग याद रखिएगा। वही बात करें दोस्तों, इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है दोस्तों? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। याद रखिएगा, हेरोडोटस को फादर कहा जाता है इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। चलिए दोस्तों बात करेंगे ये वही अगला स्टार पॉइंट का। तो अगला स्टार पॉइंट है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक जो है वह कौन सा है दोस्तों? तो राजतरंगिणी है। कौन सा है दोस्तों? राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी जो है भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक राजतरंगिणी है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आहत सिक्का कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आहत सिक्का किसे कहते हैं। तो यह आहत सिक्का क्या है? तो उत्कीर्ण चिन्ह वाले सिक्के को, प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो सिक्कों का अध्ययन जो कहलाता है क्या कहलाता है? तो कहा जाता है मुद्रा शास्त्रम कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन जो कहलाता है वह मुद्रा शास्त्रम कहलाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक की खोज का प्रारंभिक श्रेय जो दिया जाता है किसको दिया जाता है? भारत में प्रागैतिहासिक इतिहास का खोज का प्रारंभिक श्रेय दिया जाता है और डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। वही बात करें कि भारत में प्रागैतिहासिक का अध्ययन संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया
पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो स्टुअर्ट पिगट है दोस्तों, याद रखिएगा स्टुअर्ट पिगट है। वही बात करेंगे दोस्तों अगला स्टार पॉइंट का। तो चलिए अगला स्टार पॉइंट देखते हैं दोस्तों। उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन अभिलेखा शास्त्र कहलाता है। उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन जो कहलाता है क्या कहा जाता है? तो अभिलेख शास्त्र कहलाता है। वही बात करें लिपि के विकास में अध्ययन को, लिपि के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पूरा लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरा लिपि कहा जाता है। वही बात करें सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख में है दोस्तों? तो हाथी गुफा अभिलेख में है। किस अभिलेख में है? हाथी गुफा अभिलेख में है। किसका? भारतवर्ष का नाम। ठीक है दोस्तों, भारतवर्ष का नाम का उल्लेख जो है वह किस में किया गया था? तो हाथी गुफा में किया गया था। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का प्रथम सुनियोजित इतिहास किसके ने किया था? तो बिल्कुल वी.ए. स्मिथ ने किया था दोस्तों। किसने? वी.ए. स्मिथ ने किया था। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए कौन कौन सा स्रोत है दोस्तों? तो बिल्कुल धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य या तथा विदेशी विवरण भी है। ठीक है दोस्तों। चलिए ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप ने, कौन? जेम्स प्रिसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में पढ़ा था, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए वही बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न का। तो अगला है चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन था? तो वैवस्वत मनु था। कौन था दोस्तों? वैवस्वत मनु था। वायु पुराण किससे संबंधित है? तो गुप्त वंश से संबंधित है। वायु पुराण जो है वो किससे संबंधित है? तो गुप्त वंश से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे वही अगला स्टार पॉइंट का कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य वंश का जानकारी मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कौन से वंश की जानकारी मिलता है दोस्तों? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। दोस्तों इतिहास का यह सीरीज जो है लगातार चलेगा। यह पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 में पाषाण काल को लेकर के आने वाले हैं। तो आप लोग सीरीज को पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। सब्जेक्टिव पढ़ाने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लेकर आने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी ज़रूर आप लोग देखिएगा। चलिए बात करते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है किससे प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण अर्धसतवाहन वंश के उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में किसका मिलता है दोस्तों? तो अर्धसतवाहन वंश का उल्लेख मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के से संबंधित है। विष्णु पुराण भी मौर्य वंश से संबंधित है दोस्तों। चलिए बात करेंगे वही अगला एवगोष्ठी लिपि जो है वह दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, दाएं से यानी इस साइड से लिखा जाता है। एवगोष्ठी लिपि जो है वह इस तरह से लिखा जाता है। इधर से लिखा जाता है और इधर की तरफ बढ़ा जाता है, यानी दाएं से दाएं की तरफ से बाएं की तरफ बढ़ा जाता है। जबकि हिंदी जो है बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, जबकि योगिष्ठी भाषा जो है, योगिष्ठी लिपि जो है वो बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न नारद स्मृति में गुप्त वंश से संबंधित है। किससे है दोस्तों? नारद स्मृति जो है गुप्त वंश से संबंधित है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम एवं प्रामाणिक पुस्तक जो है मनु स्मृति है। स्मृति ग्रंथ में सबसे पुराना एवं प्राचीनतम जो है वो कौन सा है? तो मनु स्मृति है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। शुंग वंश का मानक ग्रंथ भी मनुस्मृति है। शुंग वंश का मानक ग्रंथ जो है वो कौन सा है? मानक ग्रंथ जो है वो मनुस्मृति है दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगला
प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। महाभारत में प्रारंभ में जो श्लोक था वह 8800 श्लोक था। ठीक है दोस्तों, जिसे जय संहिता के नाम से जानते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे वही अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख जो है वह अश्वशायन गृह सूत्र से मिलता है। महाभारत के प्रारंभिक उल्लेख जो मिलता है अश्वलायन के गृह सूत्र से मिलता है। दोस्तों, महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक है। महाभारत में अभी लगभग 1 लाख स्रोत है, जिसे शतसाहस्री या महाभारत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह पूरा लेख विद्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, शिलालेखों का अध्ययन जो है पूरा लेख अध्ययन कहा जाता है। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों। अगला, पूरा विशेष का महानतम खोजकर्ता डार्विन को माना जाता है। किसको? पुरावशेष का महानतम खोजकर्ता जो माना जाता है वो डार्विन को माना जाता है। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत रेहला नामक पुस्तक में लिखित है। ठीक है दोस्तों, इब्न बतूता जो है वह जिसका वृत्तांत तो है, यात्रा की वृत्तांत जो है किस में है? तो रेहला नामक पुस्तक में मिलता है। हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार के नालंदा जिला में पड़ता है, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसमें हेनसांग ने बौद्ध धर्म की अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न में पूछा जा सकता है कि हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में किस धर्म की अध्ययन किया था? तो बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से शुंग काल की जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म से शुंग काल की जानकारी मिलती है। दोस्तों, हेनसांग की यात्रा वृत्तांत जो है सीयू की पुस्तक में मिलती है। हेनसांग की यात्रा का वृत्तांत जो है सीयू की पुस्तक में मिलता है। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? अरबी भाषा में पुस्तक है, इसका नाम है किताब उल हिंद, जिसकी रचना अल-बरूनी ने किया था। चलिए, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था दोस्तों? तो मोरक्को का निवासी था। याद रखिएगा, इब्न बतूता जो है वह मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है दोस्तों, इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली दरबार में उन्हें काजी की उपाधि से नियुक्त किया था। ठीक है दोस्तों, काजी के पद पर नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, मोरक्को द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो पांड्य राज्य की उल्लेख मिलता है। वही बात करें पतंजलि के महाभाष्य में से शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश का पता चलता है। दोस्तों, सती प्रथा प्रथम लिखित साक्ष्य जो है 510 ईस्वी के मिला। कब मिला दोस्तों? 510 ईस्वी में भानुगुप्त एवं एकीकरण के अभिलेख से प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ अभिलेख और उसके शासक के बारे में। चलिए दोस्तों, लिखित हाथी गुफा अभिलेख का लेखक जो था कौन था दोस्तों? कलिंग नरेश रावेल था। कौन था? कलिंग नरेश रावेल था। एहोल का पुलकेशिन द्वितीय था। नासिक का गौतमी बलश्री था। वही बात करें जूनागढ़ का कौन था दोस्तों? तो रुद्रदामन था। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त। मंदसौर का था मालवा नरेश यशोवर्मन था। कौन था दोस्तों? यशोवर्मन। ग्वालियर का प्रतिहार नरेश था। वही बात करें यहाँ पे देवपारा का विजय सेन था। वही भीतरी जूनागढ़ का कौन था दोस्तों? स्कंद गुप्त था। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा इतिहास के प्रकार और प्राचीन इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे हैं हम लोग। तो इसी प्रकार अगला वीडियो में आने वाला है पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आएंगे।
पाषाण काल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, उस सभी को लेकर आएंगे सब्जेक्टिव के रूप में। तो आप लोग देखना ना भूलें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लेकर के आएंगे, जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।